सरमा की एक यकज़दा ठिठुरती शाम थी जब मेरी वफात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की, मगर खिलाफ मामूल खामोश रहा। मुझसे कोई बात की ना मेरी बीवी से, बस खाली खाली आंखों से हम दोनों को देखता रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को भी मैंने फोन ना करने दिया कि उसका मियाँ बेहद मसरूफ है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, उन्हें परेशान करने की कोई तुक ना थी। यूं सिर्फ मैं और बीवी ही घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने वसूल करना थी और दूसरों को अदा करना थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, जरा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों पड़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। उसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और गुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूं। फिर जैसे मैं हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुंचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सख्ता तारी हुआ और फिर धाड़े मारकर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। यह अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई। कराची से भी छोटी बेटी और मियाँ सुबह की फ्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाते थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट, सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी आ गए थे। ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी तीनों मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थीं, मिट्टी उनसे गुजरकर अंदर आ गई थी। बाएं पांव का अंगूठा जो ऑर्थराइटिस का शिकार था, मिट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत खत्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और फौरन हाँ कर दी। ये अलग बात कि फैसला पहले ही हो चुका था। फिर एक मधुशी की हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपनी गली में था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। घर से बाहर खड़े थे। इतने ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठिठक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ताज़ा तरीन मॉडल की खरीदी थी। उसका सनरूफ भी था और चमड़े की ओरिजिनल सीटें थीं। धचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है? बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां मौजूद थीं, तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या? किताबें थी ना अलमारियां, राइटिंग टेबल, उसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफा। आला मरकजी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थीं और अलमारियों के ऊपर सजाकर रखी हुई थीं, बेशुमार फोटो एल्बम, कुछ भी तो वहां ना था। मुझे फारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आईं। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलिस्तान सादी का नादिर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप में और छांव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था।
दादा जान और वालिद साहब की जाती डायरियां सब गायब थीं। कमरा यूं लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीरें 15,000 रुपए से लगवाई थीं, जगह जगह से फट चुकी थीं। फाउंटेन पेनों का बड़ा जखीरा था मेरे पास। पार्कर, शेफर, क्रॉस वो भी तराज में नहीं था। मैं पसुरमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बालाई मंजिल का ये वसी व अरीस लाउंज भाएं भाएं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया, मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाले सूत से बने हुए 4 पलंग मंगवाकर इस लाउंज में रखे थे। शायर बरादरी को ये बहुत पसंद आए थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 बरसों में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है। एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दवाएं बाकायदगी से मैसर आ रही थी या नहीं? मैं उसके लिए बाकायदगी से फल लाता था। न जाने बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं, मगर मैं तो बोल ना सकता था, ना ही वो मुझे देख सकती थी। इतने में फोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो कुछ इस तवील गुफ्तगू से मैं समझा ये था कि बच्चे इस मकान को फरोख्त करना चाहते थे। मां ने मुखालफत की कि वो कहां रहेगी। बच्चे मुसिर थे कि हमारे पास रहेंगी। बीवी को मेरी नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की जिद के सामने हथियार टाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि बेची जा चुकी थी। बीवी ने खुद ही बेचने के लिए कहा था कि उसे एक छोटी ऑल्टो ही काफी होगी। इतने में मुलाजिम लाउंज में दाखिल हुआ। ये नौजवान अब उधेड़ उम्र लग रहा था। मैं उसका लिबास देखकर ठिठक गया। उसने मेरी कीमती ब्रांडेड कमीज जो हांगकांग से खरीदी थी पहनी हुई थी। नीचे वो पतलून थी जिसका फैब्रिक मैंने इटली से लिया था। अच्छा, तो मेरे बेशबहा मलबूसात मुलाजिमों में तकसीम हो चुके थे। मैं 1 साल लोगों की निगाहों से गायब रहकर सबको देखता रहा। एक एक बेटे बेटी के घर जा जाकर उनकी बातें सुनी। कभी कभार ही अब्बा मरहूम का यानी मेरा जिक्र आता। हाँ, ज़ैनब मेरी नवासी अक्सर नाना अब्बू का तस्करा करती। एक दिन माँ से कह रही थी, अम्मा ये बांस की मेज कुर्सी नाना अब्बू लाए थे जब मैं छोटी सी थी, इसे फेंकना नहीं। माँ ने जवाब में कहा, जल्दी से कपड़े बदल कर खाना खाओ, फिर मुझे मेरी सहेली के घर ड्रॉप करो। मैं शायरों अदीबों के इज्तिमात और नशिस्तों में गया, कहीं अपना जिक्र ना सुना। वो जो बात बात पर मुझे जदीद गजल का ट्रेंड सीटर कहा करते थे, जैसे भूल ही तो चुके थे। अब उनके मुलाजमों ने मेरी किताबें डिस्प्ले से हटा दी थीं। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। मेरी कब्र का बुरा हाल था। घास उगी थी, कदबा परिंदों की बीट से अटा था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज्यादा बेहतर ना थी। 1 साल के जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था, रमक भर भी नहीं। बीवी याद कर लेती थी, ताहम बच्चे, पोते, नवासे, पोतियां सब भूल चुकी थीं। अदबी हलकों के लिए मैं अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और इदारों का मैं सरबराह रहा था, वहां नामों वाले पुराने बोर्ड तक हट चुके थे और नए बोर्ड भी मुसलसल भरते जा रहे थे। दुनिया रवा दवा थी, कहीं भी मेरी जरूरत ना थी, घर में न बाहर। फिर तहजीबी, माशरती और इक्तिसादी तब्दीलियां तेजी से आ रही थीं और आए जा रही थीं। हवाई जहाजों की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। दुनिया का सारा निजाम सिमटकर मोबाइल फोन के अंदर आ चुका था। मैं इन जदीद तरीन मोबाइलों का इस्तेमाल ही न जानता था। फर्ज कीजिए, मैं फरिश्तों से इल्तिमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल जिंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं खुशामदीद ना कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते। उनकी जिंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे जिनमें अब मेरी गुंजाइश कहीं ना थी। हो सकता है मेरी बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकान बिक चुका, मैं तो किसी बच्चे के पास रह लेती। 2 को अब वो कहां संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े ये अब बाकी बचे थे, वो भी अब बीमार और चल चलाव के मराहिल का सामना कर रहे थे। मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता, नए लिबास में पेवन की तरह।
जदीद बस्ती में पुराने मकबरे की मानंद। मैंने फरिश्तों से राब्ता किया और अपनी आखिरी चॉइस बता दी। मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूं। फरिश्ता मुस्कुराया। उसका कमेंट बहुत मुख्तसर था। हर इंसान यही समझता है कि उसके बाद जो खला पैदा होगा कभी भरा नहीं जा सकेगा, मगर वो ये नहीं जानता कि खला तो पैदा ही नहीं होता। तहरीर, शायर, कॉलम निगार मोहम्मद इजहारुल हक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके